सो बच्चों प्रोडक्शन चैप्टर में एक्चुअली कुछ लोगों को इसके क्वेश्चंस थोड़े टफ लगते हैं, बट इसके 10 में से 2-3 क्वेश्चन ही टफ होते हैं, सारे नहीं होते हैं। तो इसलिए बिना घबराए सुनो और स्पीड में सुनो। किसी भी रॉ मटेरियल के कन्वर्जन इनटू फिनिश प्रोडक्ट को अपन प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन से यूटिलिटी ऐड होती है। शांत रहो और जो जो पॉइंट्स बोल रही हूँ उस पर फोकस करो। हमें जैसे ईश्वर ने एक पेड़ प्रदान किया है प्रकृति में, हम इसमें से अगर लॉग ऑफ वुड काट के टेबल बनाते हैं तो इसकी उपयोगिता हमने बढ़ा दी। तो प्रोडक्शन से यूटिलिटी ऐड होती है। हम रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं कर पाते। मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। मैटर हैज़ बीन गिवन बाय द सृष्टि। वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट by using factors of production. So production means input into output. 4 factors of production होते हैं बेटू, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तुमको पता है। प्रोडक्शन चैप्टर के एंगल से 2 प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। जो उत्पादन बढ़ने पर ज़्यादा खर्च होता जाए या जिसको चेंज किया जा सके, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर, जैसे रॉ मटेरियल और लेबर। और जो फैक्टर्स प्रोडक्शन बढ़ाना हो बट जल्दी से उनको हम ना बढ़ा पाएँ, उनको कहते हैं फिक्स फैक्टर, जैसे मशीन्स, जैसे ज़मीन, फैक्ट्री, ये सब। तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के रूप में ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम इसका पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन 2 होते हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब कम समय। कम समय का मतलब कि जब आपके पास मौका है प्रोडक्शन बढ़ा के सामान बेचने का, बट समय सीमित है और आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज कर पा रहे हो, फिक्स फैक्टर को नहीं चेंज कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कम समय, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। उसको पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ टीपी, एपी, एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले तो तुम मुस्कुराओ। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब शॉर्ट रन में हमने जितने भी वर्कर्स को अपनी फैक्ट्री में रखा है उन्होंने मिलके कितना सामान बनाया, दैट्स कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। देन एवरेज प्रोडक्ट का मतलब तुमको पता है कि अगर मेरी फैक्ट्री में 4 वर्कर हैं, मैंने देखा कि उनमें दिन भर में 20 टेबल्स बनाई हैं, तो 20 डिवाइड बाई 4, अंदाजन एक व्यक्ति ने 5 टेबल्स बनाई हैं। अब हो सकता है किसी ने 6 भी बनाई हो, किसी ने 4 भी बनाई हो, बट अंदाजन एवरेज एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। देन द थर्ड कॉन्सेप्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। अब तक तो तुम समझ ही चुके हो क्योंकि तुमने इसको कॉस्ट में भी पढ़ा है, यूटिलिटी में भी पढ़ा है, रेवेन्यू में भी पढ़ा है। कोई भी नई चीज़ हम जब करते हैं, जैसे 3 की जगह 4था वर्कर लेके आते हैं, तो नए वर्कर का कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी तुम्हें कंठस्थ है, TPN माइनस TPN माइनस 1। और यदि अचानक हम वर्कर ज़्यादा बढ़ाएं तो द फॉर्मूला विल बिकम डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q। उसके बाद तुमने इसके प्रैक्टिकल्स करे, प्रैक्टिकल एग्जाम में आ ही सकता है। देन वी कम टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहता है कि जैसे जैसे हम वर्कर्स बढ़ाते जाते हैं तो शुरू में तो टोटल प्रोडक्ट बहुत स्पीड से बढ़ता है, फिर टोटल प्रोडक्ट थोड़ा स्टेबल होता है, बट फिर वो गिरने लगता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये बताता है कि एक लेवल के बाद वर्कर बढ़ाना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर अ बिजनेस। आपको रुकना पड़ेगा और आपको फैक्ट्री भी बढ़ानी पड़ेगी अगर उत्पादन बढ़ाना है तो। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन देने वाले पर्सन कौन थे? एल्फ्रेड मार्शल। हम लोगों ने ये एग्जाम्पल पढ़ा था, इसको देख के तुमको याद आएगा कि कैसे वर्कर बढ़ाते बढ़ाते गए हम। शुरू में हमको फायदा हुआ, बट बाद में हमारे वर्कर ही हमारे को नुकसान करने लग गए, तो हमें रुकना चाहिए था तब। तो कब रुकना है इसकी हिंट देता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। उसने कहा है कि सेकेंड स्टेज के बाद आपको वर्कर और नहीं बढ़ाने चाहिए। सेकेंड स्टेज जैसे ही ख़त्म हो, आपका वर्कर बढ़ाना भी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये जो स्टेजेस हैं ये 3 हैं। वो 3 स्टेजेस के नाम तुम्हें क्लियर है। पहला
increasing returns to factor, second diminishing returns to factor, and third negative returns to factor. इसमें से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है, टीपी एपी एमपी का रिलेशनशिप, वो तुम्हें काफी क्लियर है, मैं ओरली पूछती हूँ, आई एम श्योर कि तुम बता दोगे. When TP is rising at diminishing rate, मैं किस हिस्से की बात कर रही हूँ, स्टेज 1, 2, 3. When TP is rising at diminishing rate, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड, उस वक्त MP की क्या हालत है, बट क्या वो नेगेटिव हुआ है, क्या वो जीरो हुआ है, यस, एट द एंड ऑफ द स्टेज, हाँ या ना. सभी लोग थोड़ा ध्यान दें, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कर रहे हैं. सो मैंने कहा when TP is rising at diminishing rate, we are talking about this point, then MP is falling, AP has both risen and fallen. When TP is falling, matlab I am talking about this portion, that time AP is also falling, but it has not become zero or negative, and MP is also falling, but it has become negative. Then if TP is rising at increasing rate, that time MP is also rising and AP is also rising. तो ये तीनों रिश्ते आपको absolutely clear होना चाहिए. When TP is highest, that time MP is negative. When TP is falling, MP is negative. अब उल्टा अगर मैं पूछूं कि when MP is negative, TP is falling. When MP is zero, TP is highest. When MP is falling but above x-axis, TP is rising at diminishing rate. And when MP is rising, TP is rising at increasing rate. Amongst AP and MP, please tell me, amongst AP, this is AP and this is MP. When AP and MP both rise, which rise slower? AP. Which rises faster? MP. Which rises at double the speed? MP. Which rises at half the speed? AP. When both are falling, which falls faster? MP. Which falls at half the rate? AP. Which falls at double the rate? MP. दोनों गिरेंगे तो ज्यादा कौन गिरेगा? MP. दोनों गिरेंगे तो जीरो कौन होगा? MP. दोनों गिरेंगे तो नेगेटिव कौन होगा? MP. कौन सा जीरो नहीं हो पाएगा? AP. कौन सा नेगेटिव नहीं हो पाएगा? AP और MP में which is an average? एंड विच इज अ डिफरेंस. तो किसमें मोशन ज्यादा दिखता है, किसमें कम दिखता है, बस इतना क्लियर है तो सारे क्वेश्चन बनेंगे. डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन. गुड. सो ये तीन स्टेजेस आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी स्टेज में क्या स्टोरी है. प्लीज लिसन. जब MP हाईएस्ट होता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पहले TP तेज बढ़ रहा था और उसके बाद TP बढ़ तो रहा है बट उसका रेट कम हो गया है. इसलिए द टर्निंग पॉइंट ऑफ MP इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ऑल्सो AP और MP में वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन कि दोनों इंटरसेक्ट कब करते हैं. जब AP अपने हाईएस्ट पर होता है तब MP उसको इंटरसेक्ट करता है. ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए. अगर आपका ये लेक्चर मिस हुआ है तो ये मिस करने लायक लेक्चर नहीं है, ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए. विच स्लोप? MP is the slope of TP. MP is the slope of TP. Can AP be zero ever? Okay. अब ये वाला क्वेश्चन भी काफी आता है. अगर MP AP से ज्यादा है, नंबर्स देते हैं वो कि 15 है MP, 10 है AP, तो आपने देखा कि MP इज ग्रेटर, तो ऐसा तभी होगा जब वो बढ़ रहे होंगे और वो आगे निकल गए, तो AP इज राइजिंग. कभी वो ऐसा दे दें कि 10 और 15, MP इज 10, AP इज 15, तो आपने देखा MP इज स्मॉलर या कम है, तो ऐसा होगा ही तब जब वो नीचे जा रहे हैं, तो वो ज्यादा गिर गया है. और when they are equal, इसका मतलब AP is neither rising nor falling, it is at its highest point, only then they are equal. क्या ये आपको सारी क्लियर है रिलेशनशिप्स? अगर क्लियर है तो चिंता मत कीजिए, बनेगा आपसे, चिंता करने से कुछ नहीं होगा. ओके.
देन रीजंस पे इंस्टीट्यूट का इतना फोकस नहीं है कि तीनों स्टेजेस के रीजंस क्या हैं। डेफिनेटली फर्स्ट स्टेज में स्पेशलाइजेशन एक मेन पॉइंट है, सेकेंड स्टेज में मिसमैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है बट फिर भी चल जाएगा, पर थर्ड स्टेज में तो प्योर मिसमैनेजमेंट है, थर्ड स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। बिजनेस को सेकेंड स्टेज पे रहना चाहिए और वही उसकी आइडियल स्टेज है। देन नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अजम्पशंस के। सारे फैक्टर्स जो वेरिएबल हैं वो होमोजेनस हैं या अलग अलग? होमोजेनस मतलब हमारे जो वर्कर हैं ना उनकी काबिलियत एक जैसी है, कोई आउटस्टैंडिंग वर्कर नहीं है। इसका तर्क और इसका मीनिंग ये है, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना होना तो वर्कर बढ़ाना ही एक विकल्प है, ये इसका मतलब है। ऑल्सो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं करता, ये शॉर्ट रन में अप्लाई करता है। शॉर्ट रन में हमारी मजबूरी ये थी कि हमारी दुकान का साइज फिक्स था और हम उसी में वर्कर बढ़ाए जा रहे थे तो ठसम ठसैया हो गई और नुकसान होने लगा और ये लॉ ऑपरेट हो गया। अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता तो हम क्या करते कि सेकेंड स्टेज आने के बाद एक फैक्ट्री और ले लेते, तो उस फैक्ट्री में वर्कर हमारे आराम से बैठते तो नुकसान नहीं होता और काम स्मूथली होता। तो ये मतलब जो पूरा स्टोरी है कि हमें नुकसान होने लगा, ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर पा रहे थे। तो शॉर्ट रन में सिर्फ विच फैक्टर कैन बी चेंज्ड एंड विच कैनॉट बी चेंज फिक्स्ड, ठीक है। और टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाई? यस, एग्जैक्टली अगर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है, एज इन समोसे बनाने की कोई मशीन हमें मिल जाए तो हम वर्कर क्यों बढ़ाएंगे, कारीगर क्यों बढ़ाएंगे, हम लोग कुक क्यों बढ़ाएंगे? हम तो एक मशीन लगाएंगे और कम जगह में ही काम हो जाएगा, तो हमारा नुकसान ही नहीं होगा। और हम ये पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं कि वर्कर बढ़ाने से जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोकें। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो हमें नुकसान होगा ही नहीं, तो ये लॉ अप्लाई होगा ही नहीं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो रही, सारे वर्कर एक जैसा काम करते हैं, कोई ओवर स्मार्ट नहीं है, तो काम बढ़ाना है तो मजबूरी है कि वर्कर बढ़ाने ही पड़ेंगे और वर्कर बढ़ाते से ही लॉ अप्लाई हो जाता है। देन उसके बाद ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जब भी कॉस्ट, ये अलग ऑफबीट पॉइंट है पर यहाँ इसलिए बताया जाता है कि जब भी आपकी बिजनेस में कॉस्ट बढ़ेगी तो मुनाफा कम होगा। कॉस्ट का मतलब है लागत और रेवेन्यू का मतलब है फायदा। अगर कोई भी व्यापारी अत्यधिक खर्चा करके बिजनेस कर रहा है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, ये एक मूल सिद्धांत है। इसको आप दोनों हाथों से पकड़ के रखिए कि कॉस्ट बढ़ेगी तो फायदा कम होगा। शुद्ध हिंदी में अगर मैं एक समोसा 20 रुपए का बना रही हूँ और वो 10 रुपए में बिक रहा है तो मेरा तो लॉस ही हो रहा है ना। मैं फायदे में कब रहूंगी? जब समोसा मैं 4 रुपए का बनाऊंगी और 10 का बेचूंगी, तब तो प्रॉफिट होएगा ना। तो अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो मुनाफा कम होगा, कॉमन सेंस बात है और इकोनॉमिक्स की भाषा में एग्जाम में बहुत आता है। तो MR एंड MC आर इनवर्सली रिलेटेड, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। देन आता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन किसको कहते हैं बेटू? लॉन्ग रन का मतलब है जब आप फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को चेंज कर पाते हो। ये अब्बास, तुमने पूछा कौन से पॉइंट पे प्रोडक्शन रोक देना चाहिए? प्रोडक्शन नहीं रोक देना चाहिए, फिक्स फैक्टर ले आना चाहिए आफ्टर सेकेंड स्टेज। प्रोडक्शन कभी भी कोई क्यों रोकेगा? वो तो चाहेगा ना अपना मार्केट शेयर बढ़ाए, बिजनेस बढ़ाए, मगर उसकी बस की नहीं हो रही है अगर फिक्स फैक्टर लाने की, तब रुक जाना चाहिए। चलो ओके तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन उसको कहा जाता है जहां वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों को हम चेंज कर सकें। जब हमारे पास पर्याप्त समय होता है तब हम ये कर पाते हैं। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कभी भी महीनों में, साल में व्यक्त करना हर बिजनेस के लिए फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। किसी बिजनेस के लिए वो अलग है और किसी बिजनेस के लिए वो अलग है। सो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन की तुलना आपको करना चाहिए। शॉर्ट रन में जैसे फैक्टर प्रपोर्शन है ना, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे दुकान एक थी 4 वर्कर, दुकान एक थी 8 वर्कर, दुकान एक थी 12 वर्कर, दुकान एक थी 16 वर्कर। देखो आपस का रेशो चेंज होता गया ना, हाँ ना।
इसलिए उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, क्योंकि आपस का प्रपोर्शन चेंज होता गया। मगर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में प्रपोर्शन सेम रहता है। जैसे शुरू में देखो प्रपोर्शन था एक दुकान 4 वर्कर, तो हमने वर्कर डबल किए तो दुकान भी बढ़ा ली, हमने वर्कर और ट्रेबल किए तो दुकान भी 3 कर ली, हमने 4 टाइम्स वर्कर किए तो दुकान भी 4 कर ली। तो आपस का प्रपोर्शन किसी भी दिन उसको सिंप्लीफाई करो तो 1:4 ही आएगा। तो लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर्स को इक्वल प्रपोर्शन में बढ़ाया जाता है, ये उसकी खासियत है। और शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर हम बढ़ा ही नहीं पाते, तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही बढ़ाते रहते हैं। लॉन्ग रन में 3 स्टेजेस मूलतः पाई जाती हैं। पहली, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, उस पर स्केल शब्द चिपका रहता है पीछे। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग, इसमें नेगेटिव रिटर्न नहीं होता। लॉजिक, हर बिजनेस लंबे समय में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और लॉस नहीं होने देता बिजनेस में। तो पहले वाले स्टेज में आप जितना इनपुट करते हो उससे ज़्यादा प्रपोर्शन में आपको बेनिफिट या आउटपुट मिलता है। सेकेंड स्टेज में जितना बिजनेस में पैसा लगाते हो उतना ही रिटर्न मिलता है। और थर्ड स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न्स में जितना आप लगाते हो उससे कम मिलता है, बट नेगेटिव कभी नहीं जाता। तो ये 3 स्टेजेस हैं, थोड़ी सी आपके लिए काल्पनिक हैं क्योंकि आपने इसको रियल लाइफ में अप्लाई करने जितना डिटेल में चैप्टर को नहीं पढ़ा है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि हमें इतना ही इसको देखना है। नाउ, जब हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ऐसा क्या होता है कि बिजनेस का स्केल बढ़ाने से हमें फायदा होने लगता है? हमको बहुत सारे तरह की बचत होती है, विच इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है बड़े मात्रा में जब भी आप बिजनेस करते हो आपको फायदे होने लगते हैं। किस तरह के फायदे होने लगते हैं? 2। एक अंदरूनी फायदे, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और एक जिस जगह हमारी फैक्ट्री है या शॉप है उस एरिया में जो फायदे मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो इंटरनल इकोनॉमीज क्या क्या होती हैं देखो। नंबर 1, टेक्निकल इकोनॉमी, मतलब आप बेहतर रॉ मटेरियल यूज कर पाते हो, आप बेहतर मशीनें यूज कर पाते हो। मैनेजरियल इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको भोपाल में एक सागर गेरे फूड जॉइंट है, पहले वो एक जगह ऑपरेट करता था, तो एक MBA को रखना 20,000 रुपए की तनख्वाह पे एक दुकान के लिए फीजिबल, प्रैक्टिकल, पॉसिबल नहीं है। इतनी सेल थोड़ी कर पाएगा कि उसकी 20,000 की तनख्वाह जस्टिफाई हो। बट जब सागर गेरे ने भोपाल में 10 फूड जॉइंट खोल लिए तो वो एक व्यक्ति जो MBA है एक दिन में 3 स्टोर देख लेता है, अगले दिन 3, अगले दिन 3, अगले दिन 3, तो ऐसे करके उसकी सैलरी सारी दुकानों में डिवाइड कर दो तो एक दुकान में 3-4 हज़ार लाइक पड़ा, हाँ या ना? तो इस वजह से बड़ा बिजनेसमैन बेहतर वर्कर्स रख पाता है। ओके, देन कमर्शियल इकोनॉमी, जब भी आप थोक में जाके रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपको सस्ता पड़ता है ना, हाँ या ना? देन फाइनेंशियल इकोनॉमी, आप अगर बैंक से जाके लोन मांगते हो, बड़े बिजनेसमैन हो ना आप, तो बैंक को लगता है आप कहीं भाग नहीं जाओगे बिजनेस बंद करके आधी रात को। ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है बैंक को, आपके पास गिरवी रखने के लिए प्रॉपर्टी होती है, दैट्स वाई आपको कम ब्याज पे पैसा मिल जाता है। तो दैट इज़ फाइनेंशियल इकोनॉमी। देन रिस्क बियरिंग, अगर मैं सागर गेरे हूँ और मैंने MP नगर में सपोजिंग एक भोपाल में स्टोर खोला, बस उसकी जगह बड़ा बिजनेसमैन ने पूरे इंडिया के सारे राज्यों में एक एक दुकान खोली या स्टोर खोला, तो अगर भोपाल में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा तो भोपाल की दुकान बंद हुई पर दूसरे एरिया में चल रही है, तो रिस्क बट गई। पर छोटा बिजनेसमैन अगर एक जगह दुकान खोलता है, वहीं कोई आपदा आ गई तो पूरा ही निपट जाता है, तो उसकी रिस्क इस तरह से स्प्लिट नहीं हो पाती। तो बड़े व्यक्ति की रिस्क ऐसे स्प्लिट हो जाती है। जैसे रतन टाटा ने इतनी सारी कार्स लॉन्च की, टाटा नैनो नहीं चली, कोई बात नहीं, वो नहीं चली तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी और चीज़ में काम आ गया, तो उनमें मादा था, दमदारी थी उस रिस्क को झेलने की। छोटा व्यापारी अगर एक ही मॉडल लॉन्च करता कोई बिजनेसमैन और वही मॉडल नहीं चलता तो उसका तो धंधा ही चौपट हो जाता। तो बस रिस्क बेयरिंग है एंड बाय प्रोडक्ट्स का बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था शक्कर की इंडस्ट्री का। एक्सटर्नल इकोनॉमीज में हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल इकोनॉमी का मतलब जिस एरिया में आपकी फैक्ट्री या शॉप है
गवर्नमेंट उस एरिया में बहुत सारी चीज़ें करने लगती है, जैसे बेहतर इंफ्रा, सस्ता रॉ मटेरियल की दुकानें वहाँ खुल जाती हैं, तो सप्लाई बढ़ने से आपको सस्ता रॉ मटेरियल पड़ने लगता है। जैसे भोपाल के पास मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है, तो बहुत जगह के गांव-गांव से लोग आके वहाँ बस गए हैं और उन्होंने अपने आप को कारीगर बना लिया है। कोई मैकेनिक बन गया, कोई कारपेंटर बन गया, कोई मेसन मिस्त्री बन गया। तो आपको टैलेंटेड और स्किल्ड वर्कर मिलने लगते हैं, वो वहीं आके बस जाते हैं जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये सारे फायदे कहलाते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज का बेनिफिट पूरी फॉर्म्स को मिलता है, इंटरनल का सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता है जो खुद बड़ा हो गया। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, और इसके कारण स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 मतलब फायदा। देन कभी कभी बिजनेस में अति कर जाओ तो नुकसान होने लगता है, आपसे संभल नहीं रहा, आपने इतनी सारी फैक्ट्रीज खोलनी एक साथ, तो नुकसान होने लगता है। उसको कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, अति से अधिक बड़ा कर लेने से होने वाले नुकसान। तो उसके कारण थर्ड स्टेज होती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हमने यहाँ तक किया है। अब लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में कंपैरिजन देख लेते हैं। लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट हो जाती है वेरिएबल, बिकॉज यू कैन चेंज एवरीथिंग। शॉर्ट रन में कुछ चीजें फिक्स रहती हैं और कुछ चीजें वेरिएबल। शॉर्ट रन में नेगेटिव होता है, बट लॉन्ग रन में नेगेटिव स्टेज नहीं होता है। और बस शॉर्ट रन में फैक्टर प्रपोर्शन चेंज होता है, लॉन्ग रन में फैक्टर प्रपोर्शन सेम रहता है। ठीक है। कॉस्ट, नाउ जैसे कि तुम्हें पता है कि कॉस्ट हमारे पूरे इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले तो मैं इसमें तुम्हें कॉस्ट के कुछ प्रैक्टिकल्स बता दूंगी। उसके अलावा 7 तरह की कॉस्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें सभी तरह की एवरेजेस एंड टोटल्स पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट, और फिर स्पेशल टाइप ऑफ कॉस्ट जैसे एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब। फिर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ेंगे, जिसपे कि एक आध क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड ही है। और फिर हम कॉस्ट फंक्शन के बारे में सुनेंगे। सो सबसे पहले कॉस्ट के प्रैक्टिकल्स पे आते हैं। सो बेटा, कॉस्ट जनरली 2 पार्ट्स में मेजरली मानी जाती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट मिलके टोटल कॉस्ट कहलाती हैं। नाउ फिक्स कॉस्ट हम किसे कहते हैं और वेरिएबल कॉस्ट हम किसे कहते हैं, हम सीधे उनकी थ्योरी पे आते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल्स तो तुमको बनेंगे ही। आई विल डू द प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस आल्सो विद यू। नाउ कॉस्ट के मैं 7 टाइप ऑफ कॉस्ट तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी। टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जिसको मिला के बनती है टोटल कॉस्ट, और एवरेज, वेरिएबल, फिक्स्ड, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। नाउ फिक्स कॉस्ट, सपोजिंग बच्चे तुमने एक फैक्ट्री उधार पे ली। उस फैक्ट्री में तुम्हारे पास रेंट 1 लाख रुपए का डिसाइड हो गया देना। मकान मालिक ने कहा, भाई तुम अंदर बैठ के भजन कीर्तन करो, सामान बनाओ, ज्यादा बनाओ, कम बनाओ, मुझे किसी बात से मतलब नहीं है, मैं तो इतना ही किराया लूंगा। अब तुम वहां पर यूनिट बनाओ 10, अब तुम यूनिट बनाओ 100, अब तुम यूनिट बनाओ 1000, उसे कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। तो जब हम फिक्स कॉस्ट की स्टडी करते हैं तो उसका जो शेड्यूल कभी एग्जाम में आ जाए, तो यूनिट अगर बढ़ भी रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगी। ऑल्सो जब अपन उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम वी कैन से कि इट इज कॉस्ट का वो हिस्सा डज नॉट वेरी विद आउटपुट, वो आउटपुट के साथ बदलता नहीं है। वो आउटपुट के साथ बदलता क्यों नहीं है? क्योंकि पहले से ही वो फिक्स है, उसका रिलेशन ही नहीं है कितना सामान बना रहे हो। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो निर्भर करता है समय पर। जैसे जनवरी मंथ का किराया दिया तो फेब्रुवरी दो आया, तो फेब्रुवरी का अब तुम्हें दोबारा देना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ओके, अब ऐसी चीज का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि मैं एक्स और वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले रही हूँ। कुछ नहीं बनाओ तो भी उतनी कॉस्ट, थोड़ा बनाओ तो भी उतनी कॉस्ट, पूरा बनाओ तो भी उतनी कॉस्ट। इसलिए इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि ये
इसका फॉर्मूला क्या है? तो बेटा टोटल कॉस्ट जो है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो टोटल फिक्स कॉस्ट ही बचेगी। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि जब कोविड आया था ना बच्चों, तो कोविड के टाइम हुआ क्या था कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, उसके मकान मालिक ने उसको किराए से बरी नहीं किया, वो तो लगता ही रहा। इसलिए इट इज कॉल्ड स्थायी लागत, कांस्टेंट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। इसके एग्जाम्पल्स हैं फैक्ट्री का किराया, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो वो, बैंक को क्या मतलब कि तुमने ऑफिस में कितना सामान बनाया कितना नहीं बनाया, और लोन लिया है तो वो तो ब्याज देना ही पड़ेगा, राइट? तो प्रोडक्शन से उसका कोई लिंकेज नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर कोई सुपरवाइजर बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है, ही हैज नो मतलब कि तुम्हारा कितना अंदर सामान बना। वो कहेगा साहब मेरी सैलरी तो दो, मैंने तो वॉचमैन का काम किया। तो सुपरवाइजर की सैलरी, वॉचमैन की सैलरी, ऐसे ही प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब एग्जांपल्स है फिक्स कॉस्ट के। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट। बेटू वेरिएबल कॉस्ट किस चीज से बना है? द शब्द वेरी, द वर्ड वेरी का मतलब है टू चेंज। तो जो कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट उत्पादन के साथ बढ़ती जाए। जैसे मैं एक टेबल बनाती हूं और मुझे एक बोर्ड लगता है, तो एक टेबल एक बोर्ड, 10 टेबल 10 बोर्ड, 20 टेबल 20 बोर्ड, 50 टेबल 50 बोर्ड। इसको कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। यस माय डियर हिंदी वाले बच्चे। सो बेटा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इट डायरेक्टली, आई मीन आई शुड से, इट राइजेस प्रोपोर्शनेटली टू यूनिट्स। जितने जितने तुम्हारे यूनिट्स बढ़ेंगे उतनी ही ये बढ़ती जाएगी, मगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट नहीं है, मतलब एकदम प्रोपोर्शनेट नहीं है। बढ़ते दोनों पॉजिटिव दिशा में है बट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है ना, तो कैसा होता? 0, 10, 20, 30, 40, 50। बट ये ऐसा नहीं है, ये बढ़ता है इस पैटर्न पे। तो अगर अपन इसका ग्राफ देखें, तो रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तो कैसे चलती है बताओ जरा? पहले चलती है धीरे, जैसे ही वो रेजिडेंशियल एरिया के बाहर जाती है एकदम से, तो उस वजह से उसका इस तरह का शेप आ जाता है, विच इज कॉल्ड इन्वर्टेड एस शेप कर्व। तो इन्वर्टेड एस शेप कर्व जो है वो है टोटल वेरिएबल का। बट प्लीज नोटिस ये जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से स्टार्ट होने का मतलब है कि जब आप कुछ भी सामान नहीं बनाते हो तो ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगती। सो दिस इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तुम पूछोगे कि मैम इसका शेप ऐसा क्यों है? तो कॉस्ट के ग्राफ्स के सारे शेप्स के पीछे एक बड़ी नाम है, विच इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है उसके कारण फर्स्ट स्टेज उसकी बड़ी प्रॉफिट की स्टेज होती है, तो तब कॉस्ट धीरे बढ़ती है, और बाद की स्टेजेस में उसमें कॉस्ट बढ़ने लगती है ना, नुकसान होने लगता है, तो दैट्स व्हाई कॉस्ट स्पीड से बढ़ती है। ओके, तो बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व स्ट्रेट लाइन है या इन्वर्टेड एस शेप? इन्वर्टेड एस शेप। और ये कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से, शोइंग कि कुछ नहीं बनाएंगे तो ये नहीं लगेगी। ऑल राइट, अब इसके जो नाम है, इट इज अवॉइडेबल कॉस्ट। व्हाई? भैया धंधा नहीं चल रहा है तो दुकानदारी बंद करो, दैट्स ऑल। इट इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ये आपके बिजनेस में संभल ही नहीं रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको सरदर्द हो रहा है बिजनेस में, तो आप कम कर लो धंधा, अपने आप वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट।
ट्रेसेबल कॉस्ट, क्योंकि बेटू अगर कोई सामान है तो उसमें रॉ मटेरियल किस टाइप का यूज हुआ है ये डायरेक्टली दिखता है, इट इज ट्रेसेबल एंड इट इज कॉल्ड द प्राइम कॉस्ट। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है मुख्य, प्राइम का मतलब ये मुख्य लागत है किसी भी व्यापार की। ऑल्सो वर्कर्स के वेजेस, रॉ मटेरियल, फ्यूल जो कि फैक्ट्री की मशीनों में डलता है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ऑल राइट मेरे बच्चे, सो दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पूरी क्लास को इसके बारे में पता है। ध्यान रखना कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले धीरे चलती है और फिर तेज चलती है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, टोटल कॉस्ट, जो इन दोनों का मिश्रण है। तो ये दोनों चुन्नू मुन्नू बच्चे मिलके बनते हैं पिताजी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ऑल राइट, सो बेटा टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है जरा उसको देख लो। टोटल कॉस्ट का ग्राफ में इतनी सी बात ध्यान रखना कि ये दो चुन्नू मुन्नू छोटी कॉस्ट का समेशन है। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू हुआ और इन्वर्टेड एस शेप में गया। इसका दूसरा भाई टोटल फिक्स कॉस्ट तो वहीं सो रहा था चद्दर तान के, और दोनों को जोड़ा तो बना टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट जो है तुम नोटिस करो कि बिल्कुल बराबर के अंतर से चलता गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, और पैरेलल शेप ने जन्म ले लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वेरी गुड, क्योंकि टोटल कॉस्ट में से माइनस करो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बचती है टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसका नेचर है सेम रहना, स्थायी रहना। तो वो हर लेवल पर सेम थी ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वाई टोटल फिक्स कॉस्ट के कारण पैरेलल शेप बन गया। साथ ही साथ टोटल कॉस्ट कर्व कभी भी 0 से शुरू नहीं होता बेटा, क्योंकि 0 लेवल पर भी इतनी फिक्स कॉस्ट तो लगती ही है ना, इसलिए ये हमेशा फिक्स कॉस्ट के लेवल से शुरू होता है। वेरी गुड, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब आते हैं हम एक छोटे से अंडरस्टैंडिंग पर। बेटा टोटल कॉस्ट जो है ये देखो, एक शेड्यूल देखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब हमने देखा ये चारों लेवल पर, अरे अपनी फिक्स कॉस्ट तो एक जगह अटक के रुक गई, तो चेंज कौन हो रहा है? ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ओ हो, और उसके चेंज होने के चक्कर में कौन चेंज हो रहा है? टोटल कॉस्ट। तो तुम लोगों को ये सबसे इंपॉर्टेंटली सीखना है कि टोटल कॉस्ट किसकी वजह से जिंदगी में ऊपर जाती है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। और जिसकी वजह से आप जिंदगी में आगे बढ़ो उसको कभी ठोकर नहीं मारना, है ना? सो टोटल कॉस्ट जो है वो किन दो चीजों का समेशन है? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बट उसका एक पोर्शन पूरी तरह से स्थायी रहता है, तो इसका कोई असर टोटल कॉस्ट पे होता ही नहीं है। तो टोटल कॉस्ट जो है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज होती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, क्लियर है? लव यू बच्चों। ऑल राइट बेटू, अब अपन आते हैं एवरेजेस पे। एवरेज फिक्स कॉस्ट, सुनो ना, एवरेज वर्ड का मतलब है हमेशा पर यूनिट। तो अगर मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करूं, जिसका मतलब पता है क्या है? मेरी फिक्स कॉस्ट फर्ज करो 1000 यूनिट है, 1000 रुपए है, और मैंने 4 सामान बनाया है, तो अंदाजन हर एक सामान के ऊपर मेरी कितनी फिक्स कॉस्ट लग गई? 1000 डिवाइड बाय 4, 250। इसको मैं कहती हूँ औसत स्थायी लागत, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक सामान बनाने में फिक्स कॉस्ट मोटा मोटी कितनी लग गई। ओके मेरे बच्चे, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है। यूनिट्स जो हैं उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट तो स्थायी है, बट इसको हम जब यूनिट से डिवाइड करते गए तो देखो हमारी एवरेज कॉस्ट 12 से 6, 6 से 4, 4 से 3, 3 से 2.4 तो कम होती गई। उसकी वजह से उसका ग्राफ
इस तरह का फिसल पट्टी जैसा आ गया, जैसे फिसल पट्टी पे होता है ना, यहाँ बैठे धप, पोंद पे लग जाती है ना कभी कभी पीछे से। तो फिसल पट्टी की तरह है हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट। यस। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कॉन्वेक्स शेप कर्व है। कॉन्वेक्स मतलब ओरिजिन की तरफ वो दबी हुई है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। और ये बिल्कुल फिसल पट्टी की तरह है, धप। मगर ये जो फिक्स कॉस्ट है ये नीचे तो आती है, बट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, क्योंकि एक्स एक्सिस का टच होने का मतलब है आपकी वैल्यू 0 हो गई। भाई एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो अगर इसका आंसर 0 आना है वो तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर 0 हो, और फिक्स कॉस्ट तो 0 कभी हो ही नहीं सकती, ये हमने पढ़ ही लिया। जब तक बिजनेस रहेगा तब तक फिक्स कॉस्ट रहेगी। दैट्स वाई फिक्स कॉस्ट 0 नहीं हो सकती, तभी एएफसी भी 0 नहीं हो सकती। क्लियर एवरीवन? यस एवरीवन, ये बेसिक्स हैं। अगर आपको ये याद रहेंगे और आप एग्जाम के पहले एक बार इसको डबल स्पीड में देख के जाएंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है कि ये कभी भी यू शेप नहीं होता, ये धीरे धीरे नीचे आता है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। बस दैट्स ऑल, है ना? चलो ओके बेटा, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये सब हमने इसके बारे में पढ़ लिया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये 0 नहीं हो सकता। अब कभी कभी बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में उन्हें लगता है कि मैम कहती है कि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, फिर ये कम कैसे होने लगी? बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो घटती 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 जाती है। ठीक है बेटू? अब आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बेटा एवरेज का मतलब मैं तुम्हें बताया ना, पर यूनिट, तो क्वांटिटी से तो डिवाइड करना पड़ेगा, और जिसका एवरेज निकालना है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, औसत परिवर्तनशील लागत। नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कभी भी फीचर्स एग्जाम में वो आते नहीं है, सीधे ग्राफ आता है जो होता है एक ब्रॉड टिक मार्क की तरह। पहले ये धीरे से नीचे गिरता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, और फिर उसका बेसिक नेचर है बढ़ना, तो वो बढ़ता जाता है। नाउ इसके पीछे का कारण अगेन ये जो यू शेप है, तुम कहोगे जी मैम क्या बात बोल दी आपने, टिक मार्क को आप यू शेप बोल रहे हो। इकोनॉमिक्स में जो भी ग्राफ गिरता है और फिर बढ़ता है उसको अपन यू शेप ही कहते हैं। तो यू शेप कर्व जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण वो होता है। बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज प्रॉफिट देती है ना, और प्रॉफिट तभी होता है जब कॉस्ट कम होती है। दैट्स व्हाई नाइकी के शेप का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का टिक मार्क वाला कर्व। यस एवरीवन? ओके बेटू, बस इसमें कुछ ज्यादा करने को है नहीं। एवरेज कॉस्ट को प्लांट कर्व कहते हैं। आई होप सभी को ये पता है कि एवरेज कॉस्ट को प्लांट कर्व कहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, प्लांट कर्व। ऑलराइट, अब एवरेज कॉस्ट जो है उसका ग्राफ ठीक वैसा ही है जैसी तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट होगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो दिस गोज लाइक दिस। इसमें पहले कॉस्ट कम होती है, उसके बाद मिनिमम पे आती है, और देन कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो तुमको एक बात ध्यान रखनी है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व नीचे आता है, उसके कारण एवरेज कॉस्ट भी कम होती है, और उसका जो दूसरा पोर्शन है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट,
जिसका नेचर है बढ़ना, उसके कारण वो बढ़ता है। तो दैट्स व्हाई एवरेज कॉस्ट कर्व का इनिशियल पार्ट एएफसी की वजह से घटता है और बाद का पार्ट एवीसी की वजह से बढ़ता है। और जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे होती है, उसको इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमम कॉस्ट कहते हैं, लीस्ट कॉस्ट कहते हैं, सबसे कम कॉस्ट जिस वक्त होती है वो कहते हैं। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, एक छोटी सी बात एकदम गांठ बांध लो, दैट कॉस्ट का कर्व जब जब भी एग्जाम में कॉस्ट कम होगी, तो कॉस्ट का मतलब आप खर्चा कम कर रहे हो, तो फॉर श्योर आपकी कमाई, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। ये दोनों में इनवर्स रिलेशन है, कॉस्ट कम होगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, इसको ध्यान रखना। ऑल राइट बच्चे, देन बेटा आता है मार्जिनल कॉस्ट। बेटा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हमेशा एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है जैसे ही एक यूनिट आपने एक्स्ट्रा बनाई तो उससे होने वाली कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला मेहरबान कहत कदरदान, इट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड। यस, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ जो आपने एडिशन हो गया टोटल कॉस्ट में जब एक नया यूनिट आपने बनाया। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला पूरी क्लास को पता है, मार्जिनल कॉस्ट इज TCN माइनस 1। अगर एक से ज्यादा यूनिट बढ़े तो डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। और मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से भी निकल पाती है, ये तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिट होके बैठा चाहिए। मेहरबान कदरदान साहिबान, कृपया करके ध्यान रखिए कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से भी निकल आती है। अभी अभी तो पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती ही किसकी वजह से है, टोटल कॉस्ट की वजह से। और टोटल कॉस्ट किसकी वजह से क्रिएट होती है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट से भी इसको निकाल सकते हैं। इसका शेप एक हॉकी स्टिक की तरह होता है, फर्स्ट फॉल्स रीचेस मिनिमम एंड देन स्टार्ट्स राइजिंग। ऑलराइट, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मार्जिनल कॉस्ट सबसे नजदीकी किससे रिलेटेड है, वेरिएबल कॉस्ट, 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 वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल, क्योंकि चद्दर तान के सो गया है हमारा फिक्स कॉस्ट। ये देखिए मेहरबान कदरदान, इस ग्राफ में टोटल कॉस्ट के डिफरेंस से आपने मार्जिनल कॉस्ट निकाला और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस से भी सेम आंसर आया, क्योंकि ये जो टोटल कॉस्ट का चेंज है, इसके पीछे का विलन कौन है, वेरिएबल कॉस्ट। दैट्स व्हाई वेरिएबल कॉस्ट का चेंज और टोटल कॉस्ट का चेंज दोनों ही मार्जिनल कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होता है। ऑलराइट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को सप्लाई कर्व भी कहते हैं, क्योंकि सप्लाई कर्व की तरह ये भी पॉजिटिव स्टीप शेप होता है। ओके, फटाफट सारे ग्राफ एक बार और देख लो, कंपैरेटिव एनालिसिस। ये हॉरिजॉन्टल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू, इन्वर्टेड एस शेप, टोटल कॉस्ट शुरू फिक्स कॉस्ट से शुरू, इन्वर्टेड एस शेप, एवरेज फिक्स कॉस्ट फिसल पट्टी डाउनवर्ड स्लोपिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टिक मार्क ब्रॉड टिक मार्क, एवरेज कॉस्ट अ स्माइली जिसकी मिनिमम कॉस्ट इज कॉल्ड द ऑप्टिमल कॉस्ट, हर बिजनेस मिनिमम पे आना चाहता है, and the marginal cost is a hockey stick। पूरी क्लास को क्लियर है, रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट कर्व्स, प्लीज बी अटेंटिव। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो कृपया करके आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आप, मैं वही क्वेश्चन दे रही हूं, तो मैंने हमेशा क्लास में तुम्हें बताया है कि चारों का एक साथ ग्राफ बनाने को आए तो तुम्हें पता होना चाहिए एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और बीच में से इनको इंटरसेक्ट करता हुआ जाता हुआ मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सुनने के लिए तैयार? एवरीवन पे अटेंशन, एवरीवन पे अटेंशन। ओके, तो एवरेज कॉस्ट कर्व स्माइली, रिजल्ट वाले दिन वाली, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक टिक मार्क। एवरेज कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट होती है, AC प्लस AFC। दैट्स वाई ये हमेशा ऊपर होती है और AVC हमेशा नीचे होता है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आता है।
शुरू में ये इतना बड़ा गैप, फिर कम गैप, फिर कम गैप, फिर कम गैप, फिर कम गैप। ये गैप कम क्यों होता गया? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का नेचर है कि वो कम होता जाए। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एक कर्व बीच में से इंटरसेक्ट करता है, विच इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो एवरेज कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बीच में से इंटरसेक्ट करता है। ऑलराइट, एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को बीच में से इंटरसेक्ट करता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो इसका तुमको ध्यान रखना है। ऑल्सो ये दोनों के गैप बीच में कम तो होता है, पर नदी के दो किनारों की तरह ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज इनके बीच में एक चीज है जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट, और जो कभी भी जीरो ही नहीं होती, तो वो हटती ही नहीं है बीच में से। उस वजह से ये ऐसा होता है। ऑलराइट, तो ये तुम लोगों ने सभी कर लिया है कि AC और AVC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इस चीज का तुमको ध्यान रखना है। ऑल राइट, अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। नाउ एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे भैया, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की खासियत ये है कि मार्जिनल कॉस्ट एकदम तेज बढ़ता है और एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ता है। हम हैं एवरेज कॉस्ट, बुजुर्ग लोग, और आप हैं यंगस्टर्स, मार्जिनल कॉस्ट। AC और MC दोनों चले तो तेज कौन चला? मार्जिनल कॉस्ट। धीरे कौन चला? एवरेज कॉस्ट। डबल स्पीड से कौन चला? मार्जिनल कॉस्ट। हाफ स्पीड से कौन चला? एवरेज कॉस्ट। पर जरा जिंदगी में कभी गिरे तो गड्ढे में कौन गिर गया? मार्जिनल कॉस्ट। जिंदगी में जो कभी गिरे, तो हम तो भैया एक्सपीरियंस है तो एक लेवल तक गिरेंगे भी कम, पर आप तो अभी छोटू से हैं तो आप गड्ढे में ज्यादा गिर पाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। एक छोटी सी बात बताओ, जब एवरेज कॉस्ट गिरता है तो मार्जिनल कॉस्ट गिरता है, क्या ये कंपलसरी है? नो। एक छोटा सा पोर्शन ऐसा आता है जब एवरेज कॉस्ट तो गिर रही होती है, बट मार्जिनल कॉस्ट उस वक्त भी बढ़ रहा होता है। इसलिए ये कंपलसरी नहीं है कि जब एवरेज कॉस्ट गिरे तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरे। ये एक छोटी सी बात है जो तुमको ध्यान रखनी है। ऑलराइट मेरे बच्चे, बिल्कुल, है ना? वेरी गुड। ऑल्सो जब MC बढ़ता है तब ये पक्की बात है कि AC बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ग्राफ बना लेना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है, अगर मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो AC की क्या सिचुएशन होगी? फॉर श्योर AC विल बी राइजिंग। अगर मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो फिर क्या होगा? AC मस्ट बी फॉलिंग। और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट अगर दोनों बराबर हैं, तो AC मस्ट नाइदर बी राइजिंग नॉर फॉलिंग, एंड पक्का इट मस्ट बी एट इट्स मिनिमम पॉइंट, क्योंकि मिनिमम पॉइंट पे ही MC को AC कर्व कट करता है। आई एम सो हैप्पी कि तुम लोगों को ये सारे बेसिक्स पूरे याद हैं, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि MC 10 है और AC 6 है, तो तुम देख लेना कि MC जो है वो बड़ा है, तो बस AC मस्ट बी राइजिंग। ठीक है बेटू? उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 6 है, एवरेज कॉस्ट 8 है, तो तुमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो बस AC मस्ट बी फॉलिंग। और बेटा, अगर दोनों बराबर हैं तो AC ना तो राइज कर रहा होगा ना फॉल कर रहा होगा, और अपने मिनिमम पॉइंट पर होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो बस ये भी तुमने कर लिया। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, प्लीज पे अटेंशन। लॉन्ग रन उस समय सीमा को कहते हैं जब आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, और शॉर्ट रन में आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर पाते हो, बिकॉज द टाइम इज रियली लेस। ये डिपेंड करता है कि हर इंडस्ट्री में लॉन्ग रन और शॉर्ट रन अलग अलग होता है।
सबका लॉन्ग रन और शॉर्ट रन सेम नहीं होता। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, प्लीज पे अटेंशन, ये इस तरह का LAC कर्व एक ब्रॉड शेप्ड कर्व होता है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं। इसके कारण इसको एनवेलप कर्व भी कहते हैं, प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, बोर्ड शेप्ड कर्व भी कहते हैं। जो शॉर्ट रन कर्व होता है वो छोटू सा होता है, कम समय का, बट छोटे छोटे एक एक दो दो महीने के बहुत सारे कर्व जोड़ के ये एक साल का बड़ा कर्व बन जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बट आजकल की जो मॉडर्न फर्म्स हैं उसका लॉन्ग रन कर्व नीचे आने के बाद वापस उठता ही नहीं है, नीचे ही रह जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से वो कॉस्ट बढ़ने नहीं देते। ओके, अब अपन आते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मेरे प्यारे बच्चे, इम्प्लिसिट का मतलब अंदरूनी, नॉन कैश। जब कोई ओनर अपने ही घर में पिताजी से कहता है कि मुझे एक दुकान घर की दे दीजिए, इसमें बिजनेस करना है, तो पिताजी को रेंट थोड़ी देता है। तो खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो वो अरेंज करके लाता है उस पर उसको कुछ नहीं देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट उस अंदरूनी लागत को कहते हैं। समय कम है, नहीं तो आप मैं मजेदार एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ाती, तो फिलहाल आप एकदम शॉर्ट में पढ़ लो कि खुद घर से जो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाते हो उसका खर्चा जो कैश में आपको देना नहीं पड़ता इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। बट बाहर से जो आप अरेंज करते हो चीजें उसका पैसा इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, और इम्प्लिसिट कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट भी शामिल है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो ओनर है उसको जो बेसिक आपको खर्चा देना पड़ेगा वो, और अकाउंट्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट यूज होती है, और इकोनॉमिक्स में ज्यादा चीजें इंक्लूड होती हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स की कॉस्ट हमेशा ज्यादा है। तो जब भी आपको ये दिखे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और आप ये वाली चीज देखो, जब भी आपको दिखे कि इकोनॉमिक कॉस्ट इज मोर देन अकाउंटिंग कॉस्ट, तो समझ जाओ कि बिजनेस में इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ओके, नाउ रियल कॉस्ट। बेटा, रियल कॉस्ट की डेफिनेशन तुमने ना ध्यान दी हो तो ध्यान से सुनो। इट मीन्स द टोटलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट इंक्लूडिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट, द पेन एंड द सैक्रिफाइस जो लगती है बिजनेस को चलाने के लिए, वो सब मिला के कहलाती है रियल कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो टोटल कॉस्ट को ही बिजनेस में एक्चुअली रियल कॉस्ट भी कह देते हैं, क्योंकि उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट शामिल होती है। नाउ आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुम भोपाल में जॉब कर रहे हो 1,000 रुपए का, सडनली तुम्हारी बॉम्बे में जॉब लग गई 10,000 की। भाई, एक टाइम पे काम करते करते दो जगह कोई काम कर सकता है क्या? दो जगह कैसे काम करेगा? तो बॉम्बे जाने के लिए भोपाल का जॉब त्यागना पड़ेगा। तो बस इस त्याग को ही कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब तुम भोपाल से कूद के बॉम्बे चले गए तो कोई पूछेगा तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्या त्याग करके आए हो तुम? तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो भी तुमने सैक्रिफाइस किया है उस सैक्रिफाइस की कॉस्ट, तो जब तुम बॉम्बे जाओगे तो कोई तुमसे पूछ के समझ जाएगा कि तुम अगर 1,000 रुपए भोपाल में छोड़ के आए हो तो उससे ज्यादा ही तुम्हें देना पड़ेगा, तभी तो तुम जॉब में टिकोगे। अवसर लागत भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फोरगॉन कहते हैं। जो लास्ट तुम्हारा ऑल्टरनेटिव था उसको हम कहते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए सच में कुछ खोना ही पड़ता है। मगर तुम सपोजिंग भोपाल में थे और जॉबलेस थे, तो क्या तुम्हारी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी? नो। जिस रिसोर्स का कोई यूज नहीं हो रहा था उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी ही नहीं। इज दैट क्लियर? इफ अ रिसोर्स हैज ओनली वन यूज then opportunity cost does not exist. हाँ बेटा, जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी शामिल माना जाता है। ऑल राइट,
नाउ हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। तो हमने पढ़ ही लिया कि इकोनॉमिक कॉस्ट इज द समेशन ऑफ एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल कॉस्ट। ऑल राइट एवरीवन, ठीक है मेरे बच्चे। अब संक कॉस्ट। बिजनेस में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक बार हो गए तो आप इनको वापस ठीक नहीं कर सकते हैं। तो संक कॉस्ट का मतलब है डूबी हुई लागत। संक कॉस्ट का मतलब है डूबी हुई लागत। जैसे पहले दिन आपने फैक्ट्री का किराया दे दिया, अब आप दूसरे दिन फैक्ट्री बंद भी कर दो तो मकान मालिक किराया वापस नहीं करेगा, आपके हाथ से तो वो गया। ओके बच्चों, इसका ध्यान रखना। उसके बाद स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, ये है थ्योरेटिकल पॉइंट है, एग्जाम में नहीं आता। जो कॉस्ट एक लेवल तक स्थायी रहती है, जैसे एक वॉचमैन जो है उसके अंडर में 5 लेबर आप रख सकते हो, तब तक वो कॉस्ट स्थायी रहेगी। जब छठवां लेबर आएगा तभी वो कॉस्ट आपकी दूसरी सुपरवाइजर आपको रखना पड़ेगा, तो उसको स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। ये एक ही एग्जाम्पल, इसको याद रख लेना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हमारे घर के मीटर का बिल। जब हम मीटर लगवाते हैं तो 200-250 रुपए का पर मंथ फिक्स बिल आता है, चाहे तुम 6 महीने बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा को चले जाओ। घर तुम्हारा बंद था फिर भी कॉस्ट लग गई, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा सा पोर्शन फिक्स होता है और थोड़ा सा वेरिएबल घर का मीटर। उसके बाद ये कुछ मिसलेनियस कॉस्ट हैं, ध्यान से सुनो। ओके, अब मेरी बात सुनो। अब इसमें से, इस पूरी शीट में से सिर्फ काम की कॉस्ट सुन लो। प्राइवेट कॉस्ट, बेटू मैंने अगर ये बॉटल खरीदी तो ये मेरे निजी जेब में से पैसा खर्च हुआ, इसको कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट। बट सोशल कॉस्ट क्या होता है, तुम सुनो। मंडीदीप हमारे भोपाल के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पर फैक्ट्री खुलने के कारण बहुत धुआं होता है, तो उस धुएं का नुकसान वहां के रहवासी लोगों को बेयर करना पड़ता है। तो करे कोई और भरे कोई। तो सोशल कॉस्ट का मतलब वो बर्डन, वो नुकसान जो सोसाइटी को सहन करना पड़ता है क्योंकि बिजनेस पोल्यूशन फैला रहा है, उसको कहते हैं सोशल कॉस्ट। ठीक है बेटू, बस एग्जाम के लिए इतना याद रख लेना। और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का मतलब है जो अपनी इच्छा से हम अपनी चॉइस से करें, जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। जैसे बेटू बायजूस, वो भी एक कोचिंग क्लासेस है बड़े लेवल की, वो बहुत खर्चा करते हैं, इंडियन टीम उनकी टी शर्ट पहनती है। बट एपीटी एडवर्टाइजिंग पे ऑलमोस्ट कोई खर्चा नहीं करता। हम जो भी खर्चा करते हैं बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी इंप्रूव करने पे करते हैं, जैसे कि बडीज के ऊपर खर्चा करना, उनके तुम्हारे पेपर्स चेक कराने। पता है पूरे इंडिया में किसी ने भी इतने सारे टेस्ट नहीं दिए और किसी को भी चेक होके तो इतनी कॉपीज मिली नहीं है। तो वो जो हमारी मेहनत है वो सिर्फ हमें ही पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, बार बार जताते नहीं है और बताते नहीं है उस बात को। बट इतने सारे टेस्ट अपन जो लेते हैं ना, उसका जो वो है, उस इतने सारे जो अपन टेस्ट लेते हैं ना बच्चे, उससे जो बच्चा अंदर से फील होके और प्रिपेयर होके जाता है ना, वो बात ही अलग है। यहाँ तो एक 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 बच्चे के पीछे मैं ना जाने रोज पर्सनली कितने मैसेज करती हूँ। लव यू बच्चे। तो बस ये थोड़े छोटे कॉस्ट पढ़ लो तुम। प्राइवेट कॉस्ट निजी व्यक्ति की कॉस्ट, सोशल कॉस्ट जो सोसाइटी को नुकसान होता है वो। ओके बेटू, अब कॉस्ट फंक्शन, ये एक आध बार एग्जाम में आ जाता है बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है सुनो ना। जैसे कि सपोजिंग मैं ये एम्ब्रॉयडरी की बेडशीट बना रही हूँ, हाँ ये बेडशीट बना रही हूँ मैं। तो बताओ अब इसके एक बेडशीट बनाने में क्या क्या कॉस्ट लगी। ये सुई की कॉस्ट, ये धागों की कॉस्ट, ये इसको बोलते हैं हुक, HOOP हुक, इसकी कॉस्ट, ये बेडशीट की कॉस्ट, और अगर मैं कोई लेबर होती तो मेरी कॉस्ट। तो ये सब चीजें कहलाती है टोटल कॉस्ट, तब जाके इस बेडशीट की वैल्यू होती। चलो आगे बढ़ो भैया, चैप्टर खत्म होने वाला। जय श्री राम।
तो मैंने जैसा बता रही थी कि एक चीज को बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगती है बस उसी को बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। सो टेबल की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी चीजों पे निर्भर है, तो सारे इनपुट राइट हैंड साइड में रख दो और उन इनपुट्स को मिला के बनता है आउटपुट। तो cost function is the mathematical relationship between cost of the product and the various ingredients। इतनी सी बात है कि इनपुट के जो प्राइसेस हैं उनका कितना तालमेल मिलके टोटल कॉस्ट बनती है वो बस। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अरे यार तुम इधर सुनो यार, अभी एक्स्ट्रा बात मत करो। तो कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट है इट इज अ फंक्शन ऑफ दीज इनपुट्स, ये इन पे निर्भर करता है, बस इसी को बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। ओके, बस हो गया खत्म। बस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट ये तुम अच्छे से कर ही चुके हो सब लोग, मगर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि जैसे आउटपुट 15 है, एवरेज कॉस्ट दिया है, एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट निकालने को बोल रहे हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने को बोल रहे हैं। अब तुम ही बताओ एवरेज कॉस्ट कौन सी दो चीजों का टोटल है, एएफसी और एबीसी। अगर आपको इसमें से एएफसी पता है तो इसमें से एएफसी माइनस करके एबीसी आ गई। जैसी एबीसी पता चली तो एबीसी का फॉर्मूला क्या है, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी अगर 15 पता है और एबीसी पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टीवीसी आ गई। बनेंगे बनेंगे, बताओ बन गई सबको ये वाली क्वेश्चन? थम्स अप दे दो मुझे, बन गया ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एवरेज फिक्स कॉस्ट 6th यूनिट पर 20 है। तुम्हें पता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती है। सो टोटल फिक्स कॉस्ट 20 इंटू 6 ऐसा, ठीक है? नहीं, इकोनॉमिक्स में तुम बहुत ऑसम नंबर लाने वाले हो। आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टोटल फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। आउटपुट 20 है, एवरेज कॉस्ट 40 है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 37 है। तो बताओ तुम्हें पता है ना इन दोनों की डिफरेंस से एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो यार ये तुमको पता तो है, अब खुद कर लेना यार ये वाले क्वेश्चन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।